जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा पूर्ण हो गई है और आज से हमें आगे, आज क्वेश्चन आंसर का डे है तो थोड़े से प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए इसमें, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ धर्म हमें टेंशन लेने के लिए नहीं करना है, टेंशन से फ्री होने के लिए करना है। तो गुण स्थानों की जितनी चर्चा की उसका एक बार रिवीजन हो जाए, दूसरे लोगों को भी उससे लाभ हो जाए, इस उद्देश्य से अभी थोड़े से प्रश्न पूछते हैं। आज मंगला जी ने भी ज्वाइन किया है। आप YouTube पे, जय जिनेन्द्र, आप YouTube पे तो सुनते हैं, आपके मैसेजेस भी आते थे और हाँ बहुत। आज मुझे लिंक मिल गई। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। मुझे आकाश दादा से लिंक मिल गई तो मैं आज ज्वाइन हो गई ना। मैं पूछने वाली थी कि मैं ज्वाइन हो सकती हूँ क्या? अच्छा, हाँ मगर हाँ पहले हाँ, ना बोलकर मैंने आपका सुनना पसंद किया। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, रुचि से सुनते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। धर्म में मोक्ष मुमुक्षु की क्या पहचान है कि जो आत्मा की बात को प्रसन्न चित्त से सुने वो अल्प काल में ही सम्यक्त्व का पात्र है, मोक्ष का पात्र है। तो सिर्फ एक ही तो शर्त है कि प्रसन्न चित्त से सुनना है, याद रहे या न रहे ये दूसरी बात है, प्रश्न के उत्तर दे सके या नहीं दे सके ये दूसरी बात है, किंतु मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये तो मेरे हित की ही बात है ना, वो सबसे अच्छा कारण है। और वास्तव में हम समय देते हैं इतना तो प्रसन्नता पूर्वक ही बातों को सुनना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ प्रश्न पूछना, एक एक प्रश्न पूछती हूँ। मंगला जी आप भी आंसर दे पाएंगे? आप सुनते हैं यूट्यूब पे तो आंसर्स दे अभी पाएंगे? मैंने अभी सुनना शुरू किया है। अगर मुझे कुछ आएगा तो मैं बोलूंगी ना। पक्का पक्का, हाँ ठीक है, जितनी यस, कोशिश करते हैं अपन बोलते यस। हैं। चलिए पहले मंगला जी से ही शुरू करते हैं। मैं एक के बाद एक प्रश्न पूछूंगी, उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई और से पूछ लेंगे, ये रिटर्न टेस्ट तो है नहीं। गुण स्थान, मंगला जी आप बताइएगा, गुण स्थान क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? गुणस्थान पर्याय। वेरी गुड, एकदम सही आंसर दिया है, गुण स्थान पर्याय है। जीव द्रव्य की श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय है गुण स्थान। जीव के ही होते हैं गुण स्थान और श्रद्धा और चारित्र गुण से रिलेटेड है और उसकी भी पर्याय है, इसलिए गुण स्थान पर्याय है। दूसरा प्रश्न आरती जी बताइएगा, छठे गुण स्थान का क्या नाम है? अनम्यूट कर लीजिए आरती जी अपने आप को। छठे गुण स्थान का क्या नाम है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। प्रमत्त विरत गुणस्थान। हाँ, प्रमत्त विरत गुण स्थान, प्रमत्त संयत गुण स्थान भी बोलते हैं और प्रमत्त विरत गुण स्थान भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है बेला भाभी? इस गुण स्थान के नाम का अर्थ क्या है? प्रमत्त मतलब आत्मा में असावधानी। और विरत मतलब? व्रत, व्रत, व्रत से, व्रत सहित, मतलब व्रत सहित। हाँ, प्रमत्त मतलब प्रमाद और विरत मतलब व्रत। तो प्रमाद के साथ में व्रत का होना, और प्रमाद का अर्थ है स्वरूप में असावधानी का होना, वो प्रमाद है। और उसके साथ जो पूर्ण व्रत होते हैं उसे व्रत शब्द देते हैं। प्रमत्त शब्द आगे के सारे गुण स्थानों में है और विरत शब्द बाद के सारे गुण स्थानों में, समझना ना। विरत का अर्थ सिर्फ ये नहीं लेना कि 28 मूल गुणों का पालन हो,
वास्तव में व्रत क्या है? स्वरूप में स्थिर होना, वो व्रत है। तो आगे के सारे गुण स्थानों में विरत शब्द है और पहले के सारे गुण स्थानों में प्रमत्त शब्द है। ठीक है, दोनों ने सही आंसर दिया। तीसरा प्रश्न है, पर्वत से गिरने का उदाहरण, पुष्पा आंटी, पर्वत से गिरने का उदाहरण किस गुण स्थान के लिए दिया है? चौथे गुण स्थान से है क्या? नहीं, गलत आंसर है। मम्मी आप बताओगे, पर्वत से गिरने का उदाहरण किस गुण स्थान के लिए दिया है? नहीं, ठीक है। सुशीला आंटी। दूसरा। हाँ हाँ हाँ, पुष्पा आंटी सही दे रहे हैं, बोलिए, जोर से बोलिए, सही बोल रहे हैं। दूसरा गुण स्थान है। हाँ, दूसरे गुण स्थान के लिए पर्वत से गिरने का उदाहरण दिया है, क्योंकि जो जीव पर्वत से नीचे गिरा है वो निश्चित नीचे ही गिरेगा, इसलिए दूसरे गुण स्थान वाला जीव प्रथम गुण स्थान में ही आता है, ऐसा बताने के लिए पर्वत का उदाहरण दिया। चौथा प्रश्न है, मम्मी बताना, किस गुण स्थान से नियम से गिरते ही गिरते हैं? दूसरे और 11वें गुण स्थान से निश्चित गिरते ही गिरते हैं। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर दिया है। अभी हमने देखा पर्वत से गिरने का उदाहरण, और दूसरा जो 11वां गुण स्थान है जहां पर कषाय दबी हुई है, पानी में मेल का उदाहरण इसमें दिया था, तो वो गंदगी ऊपर आती ही आती है, या फिर कहें कि जो हमारा शत्रु, जो कि मूर्छित शत्रु है, वो कभी न कभी वापस जाग ही जाता है, इसलिए इन दोनों गुण स्थानों से नियम से गिरते ही गिरते हैं। अगला प्रश्न सुशीला आंटी उत्तर दीजिएगा, स्वंजलन कषाय के तीव्र उदय से कौन सा गुण स्थान होता है? सुशीला आंटी। प्रमत्त संयत। हाँ, संयत एकदम सही उत्तर दिया है। छठा गुण स्थान प्रमत्त संयत गुण स्थान है, उस गुण स्थान में तीव्र स्वंजलन कषाय और नो कषाय का उदय होता है। अगला प्रश्न सुनीता आंटी, पहले कौन सा गुण स्थान होता है, छठा या सातवां? पहले 7वां गुण स्थान होता है, फिर छठा आता है। पहले 7वां गुण स्थान होता है, ये एक अकाट्य नियम है कि पहले 7वां गुण स्थान होता है, उसके बाद ही छठा गुण स्थान होता है। एकदम ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक सब लोगों ने सारे आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे, वीतरागता किस गुण स्थान में प्रकट होती है? वीना आंटी। अनम्यूट कर लीजिए वीना आंटी, आपको अपने आप को। वीना आंटी आवाज आ रही है मेरी? वीतरागता किस गुण स्थान में प्रकट होती है? आभा भाभी आप बोलिए। गुण स्थान में वीतरागता। अनम्यूट करिए आपको, आभा भाभी भी, वीना आंटी भी। हाँ, बीना आंटी आप बताइए, वीतरागता किस गुण स्थान में प्रकट होती है? वीतरागता पूरा ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आभा भाभी आपको आवाज आ रही? 3-4 दिन से क्लास नहीं सुनी थी मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है आपने आज की सुनी, तो सारा रिवीजन हो जाएगा। मैंने सब गुण स्थानों से प्रश्न लेने की कोशिश करी है। आभा भाभी, अच्छा रेखा जी थे, रेखा जी, वीना आंटी। छठे गुण स्थान से। कौन से गुण स्थान से? छठे गुण स्थान से। नहीं, चलिए 12वें आगे। गुण स्थान से। 12वें गुण स्थान से। नहीं, ये भी गलत है। सुनीता आंटी। 7वें गुण स्थान से। नहीं, वीतरागता की शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से होती है, पर पूर्णतः 11वें गुण स्थान पर होती है। हाँ, मतलब प्रगट यानी वीतरागता। देखिए, जो छठे चौथे गुण स्थान में होता है वो वैराग्य भाव होता है। अपन ने 7वें वैराग्य, गुण स्थान से। हाँ, 7वें गुण स्थान से। 11वें 12वें गुण, से
11वें और 12वें गुण स्थान में वीतरागता होती है। उसके पहले जो होता है उसे वैराग्य बोलते हैं। अपन ने बात की भी थी कि जो मुनिराजों को होता है उसे वैराग्य कहते हैं। और वीतरागता कौन से कर्म के नाश से होती है? मोहनीय कर्म का नाश हो गया तो संपूर्ण राग द्वेष का नाश हो गया। देखो अपन यहाँ कर्मों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ये गुण स्थानों में जो हमने बात की है वो कर्म की अपेक्षा से की है। तो कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे तो 11वें और 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का पूर्णतः उपशम है या पूर्ण क्षय है। तो मोह राग द्वेष जब नहीं है उसका मतलब है वीतरागता है। तो 11वें में तो उपशम है ना, तो फिर वीतरागता कैसे हुई? वीतरागता वहां भी 12वें है। में मोह छिप जाता है। 11वें में भी वीतराग नाम बताइए। चलिए 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? नाम से ही समझ में आ जाएगा। बेला भाभी क्या नाम है 11वें गुण स्थान का? उपशांत मोह। उपशांत मोह वीतराग छदमस्त गुण स्थान। हाँ, नाम में ही आ गया ना सुशीला आंटी। वीतराग छदमस्त नाम ही बता रहा है कि वीतरागता 11वें गुण स्थान में भी है और 12वें में भी है। हम क्या 11वें को हीन दृष्टि से देखते हैं, अरे उपशम किया हुआ है, किंतु उतनी ही बताते हैं उसके सुख में 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीव के सुख में, अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, उतना ही सुख है। क्योंकि पूरा शत्रु दबा हुआ है, ऊपर तो स्वच्छ पानी है ना, तो एकदम शुद्धता उतनी ही है। इसलिए 11वें, ये याद रख लीजिए, इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो गए। 11वें, अच्छा एक मिनट में गेट खोल के आती हूँ। हाँ, गेट खोल के आती हूँ। अब आएगी। 11वें और 12वें गुण स्थान में वीतरागता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न वापस मम्मी से शुरू करती हूँ। हम जिन भगवान के दर्शन करते हैं वो कौन से गुण स्थान वाले हैं? 13वें गुण स्थान वाले। एकदम सही उत्तर दिया है। जिन प्रतिमा जिनके हम दर्शन करते हैं वो अरहंत दशा में है, सकल परमात्मा है और 13वें गुण स्थान वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मंगला जी से। सर्वज्ञता किस गुण स्थान में प्रकट होती है? अभी भी नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है आवाज? आ रही है हमें तो आ रही है। तो पुष्पा आंटी आपके इधर से थोड़ा सा इशू होगा। मैंने गेट भी खोल दिया, मुझे यहाँ पूरा सिग्नल दिखा रहा है पूरा। आपके इधर से एक बार चेक करिए। मंगला जी बताइए। 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान। एकदम ठीक उत्तर दिया है। सर्वज्ञता 13वें गुण स्थान में प्रकट होती है। ठीक है, वीतरागता 11वें 12वें गुण स्थान में। अगला पुष्पा आंटी, सर्वज्ञता किस कर्म के नाश से प्रकट होती है? निमित्त रूप से बात कर रहे हैं अभी अपन। सर्वज्ञता किस कर्म के नाश से प्रकट होती है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपको ठीक से। चलिए बेला भाभी। घातिया कर्मों के नाश से। हाँ, जो शेष घातिया कर्म थे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनके नाश से केवल ज्ञान या सर्वज्ञता 13वें गुण स्थान में प्रकट होती है। सही उत्तर दिया है। आरती जी आप बताइएगा, 3 करण कौन कौन से? 3 करण के पहले नाम बता दीजिए आरती जी। 3 करण कौन से होते हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। वेरी गुड। 3 करण होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। सुशीला आंटी इसके आगे बताइए कि 3 करण कितनी बार होते हैं और कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? सब लोग सोच के रखिएगा उत्तर। 3 करण कितनी बार होते हैं और कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? अध्यकरण तो होता है इसमें 7वें गुण स्थान में। और अनिवृत्तिकरण तो नाम ही 9वें गुण स्थान में होता है। मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही एकदम ही। ऐसा कैसे हो रहा है आपके घर पे? आप लोग सबको आ रही है ना क्लियर आवाज? आ रही है।
आ रही है, आ रही है। पुष्पा आंटी, एक बार आपके घर का कोई हो घर पे तो चेक करवा लीजिए, मोबाइल डेटा और वो दोनों ऑन कर लीजिए, शायद दोनों रहेंगे तो आवाज आ जाएगी। हाँ सुशीला, अधकरण चलिए। नहीं। अधकरण 7वें गुण स्थान में और अनिवृत्तिकरण 9वें गुण स्थान में। अधकरण अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण तो 8वें गुण स्थान में है। हाँ ठीक है, मतलब एक ही बार होते हैं। चलिए, मतलब किस गुण स्थान को छोड़िए कितनी बार होते हैं ये बता दीजिए। चलिए सुनीता आंटी बताइए। चौथे गुण स्थान में जब मिथ्यात्व की दशा से चौथे में आता है तब होता है, और फिर है ना श्रेणी की काल में होता है। वेरी और गुड, फिर वेरी गुड, वेरी गुड। अपूर्वकरण और बस मुझे यही सुनना था। 2 बार होते हैं ये करण के परिणाम, एक बार दर्शन मोहनी के क्षय के लिए और दूसरी बार चारित्र मोहनी के क्षय के लिए। करण का अर्थ होता है विशेष शुद्ध परिणाम। तो शुद्ध परिणाम कब होंगे कि एक जब सबसे बड़ा शत्रु का नाश करना है, दर्शन मोहनी का, तब बताया था ना एक बार कि नीचे पत्थर की बहुत बड़ी शिला है, तो उस शिला को हटाना है। तो पहले तो 3 तरह के कि दर्शन मोहनी का जब क्षय उपशम या क्षयोपशम कुछ भी करेंगे तो ये 3 करण के परिणाम होंगे। कौन से होंगे? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये औपशमिक सम्यक। और दूसरी बार जब श्रेणी लगाना प्रारंभ करते हैं उस समय अधःकरण होता है। तब कौन से कर्म के नाश के लिए, कौन से कर्म के क्षय के लिए? कि चारित्र मोहनी के क्षय के लिए ये 3 करण होते हैं। इस तरह जीव के जीवन में 2 बार होते हैं, एक श्रेणी के काल में और एक दर्शन मोहनी के क्षय के समय। 2 बार करण होते हैं। ठीक है सुनीता आंटी, सुशीला आंटी। अगला प्रश्न बीना आंटी आप बताइएगा। पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम किस गुण स्थान में होते हैं? 8वें गुण स्थान में, अपूर्वकरण गुण स्थान में। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर दिया है। नाम ही है अपूर्वकरण गुण स्थान, तो इस गुण स्थान में अपूर्व परिणाम होते हैं, ऐसे शुद्ध परिणाम होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। ठीक है, अगला प्रश्न आभा भाभी बताइएगा। गुणस्थान की चर्चा में किस कर्म की मुख्यता से कथन किया गया है? आभा भाभी। मोहिनी कर्म के। हाँ वेरी गुड, मोहिनी कर्म के। हाँ एकदम सही उत्तर दिया है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, और कहें योग की भी बात कहें और कर्म की बात कहें तो मोहनी कर्म की मुख्यता से गुणस्थान की चर्चा है। अगला प्रश्न मंगला जी बताइएगा। 11 प्रतिमाएं किस गुण स्थान में होती हैं? 5वें गुण स्थान में। एकदम सही उत्तर दिया है। 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं होती हैं। और 11वें गुण स्थान की क्या शर्तें हैं बेला भाभी? क्या क्या होता है? 5वें गुण स्थान में क्या क्या होता है? 5वें गुण स्थान में क्या क्या होता है? 3 शर्तें हैं इसमें। तो एक तो इसमें आत्मस्थिरता बढ़ती है, और 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और तीसरा है इसमें बाहर से 11 प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। मैं सोच ही रही थी कि ये तीनों पॉइंट कवर होना चाहिए, नहीं तो हम आत्म स्थिरता तो भूल जाते हैं, बाकी याद रह जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आत्म स्थिरता बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, और तीसरी बात है कि इसमें 11 प्रतिमा लेने के शुभ भाव जीव को जागृत होते हैं। इस तरह से ये 5वें गुण स्थान की बात थी। आरती जी, 28 मूल गुणों का पालन किस गुण स्थान में होता है? 6ठे गुण स्थान में। हाँ, इसके साथ ही एक और उत्तर दीजिए कि अगर जो कोई मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं किंतु 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, उन मुनिराज को क्या कहते हैं? पहला गुण नहीं, गुणस्थान नहीं, पर उन मुनिराज के लिए अलग से एक संज्ञा है ना। द्रव्य। हाँ,
सुशीला आंटी ने द्रव्यलिंगी। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज उन्हें कहते हैं जिन्हें अंदर में 3 कषाय चोकड़ी का अभाव नहीं है, किंतु बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। 28 मूल गुण में से 27 भी नहीं चलेंगे, पूरे 28 मूल गुणों का पालन जिन्हें होता है, ऐसे मुनिराज छठे गुण स्थान में होते हैं। जिन्हें 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है आरती जी, और 28 मूल गुणों का पालन है, उन्हें क्या कहेंगे? द्रव्यलिंगी मुनिराज या भावलिंगी मुनिराज? सब ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। उसको भी भाभी द्रव्यलिंगी मुनिराज ही कहेंगे। वेरी गुड। जिन्हें 1 कषाय चोकड़ी का अभाव है और अंतर में 28 मूल गुण, बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें भी द्रव्यलिंगी मुनिराज ही वेरी कहेंगे। गुड, वेरी गुड, है ना। जिन्हें 1 कषाय चोकड़ी का अभाव है, 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है, और या फिर किसी कषाय का अभाव ही नहीं है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, उन सभी को द्रव्यलिंगी संज्ञा प्राप्त है। और जिन्हें 3 कषाय चोकड़ी का अभाव और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, वही भावलिंगी मुनिराज हैं। हम कैसे पता लगाएं मंगला जी कि कितने का अभाव है? कि हमारे बस की बात नहीं है कि कितने कषाय चोकड़ी का अभाव है। हम तो बाहर से मात्र चारित्र को ही देखकर पता लगा सकते हैं कि ये मुनिराज सच्चे हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। सुशीला आंटी, कौन सी श्रेणी वाले जीव का मरण नहीं होता है? सुशीला आंटी। उपशम श्रेणी वाले। गलत जवाब है। सुनीता आंटी। छपक श्रेणी वाले। हाँ, अब एक तो श्रेणी होगी सही। छपक श्रेणी वाले जीव का नियम से मरण नहीं होता है ना। हाँ, छपक श्रेणी वाले। सुनीता आंटी आगे बताइएगा आप कि छपक श्रेणी वाले छपक श्रेणी पर जो जीव है, नहीं, उपशम श्रेणी पर जो जीव है, अगर उसका मरण हो जाए तो वो किस गुण स्थान में जा सकता है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, वो चौथे गुण स्थान में ही जाएगा, जिसका मरण होगा 11वें गुण स्थान में। हाँ, तो चौथे में या फिर पहले भी जा सकता है, पर अगर सम्यक्त्व के साथ है तो मरण पूर्वक चौथे गुण स्थान में ही जाएगा, अगर सम्यक्त्व के साथ है तो। फिर एक और चीज बताइए कि छपक श्रेणी का उत्कृष्ट काल, छपक श्रेणी का जघन्य काल और उपशम श्रेणी का जघन्य काल कितना है? दोनों का काल बता दीजिए। अभी अपन ने प्रश्न पूछा ना, इससे रिलेटेड ही है। उपशम श्रेणी का तो अंतर्मुहूर्त है काल। जघन्य काल पूछ रही हूँ मैं। जघन्य तो मतलब वही है, अंतर्मुहूर्त है। एक समय। हाँ, एक समय, सॉरी, एक समय। और वो, और उपशम का तो फिर उपशम का अंतर्मुहूर्त ही आएगा। जघन्य काल, उत्कृष्ट काल, उपशम श्रेणी का अंतर्मुहूर्त ही है, और उपशम श्रेणी का जघन्य काल एक समय है अगर मरण हो जाता है तो। मरण की अपेक्षा से एक समय उसका जघन्य काल कहा है, और छपक श्रेणी का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। ठीक है, चलिए बीना आंटी, ये थोड़ा सा अगर क्लासेस सुनी होंगी तो बता पाएंगे। 22 अभक्ष की चर्चा किस गुण स्थान के वर्णन में आई है? 22 छठे गुण स्थान। हाँ, जिससे पूछे वही बताएं। चौथे गुण स्थान में। नहीं, पुष्पा आंटी आप रेगुलर, आप शायद बीच में क्लास मिस हो गई थी, इसलिए मैं तो बस ये प्रश्न इसलिए डाला है कि ध्यान रहे कि क्लास कितनी अटेंड हुई है। पुष्पा आंटी गुणस्थान वाली क्लासें करी नहीं है, गुणस्थान वाली क्लासें करी हाँ, नहीं है। नहीं समझ गई मैं। पुष्पा आंटी आप बताएंगे, आवाज आ रही हो तो। 22 अभक्ष की चर्चा किस गुण स्थान के वर्णन में आई है? चलिए मैं ही बताती हूँ इसका उत्तर। 5वें गुण स्थान की चर्चा जहां प्रारंभ की थी बनारसी दास जी ने, वहां पर इसकी चर्चा बनारसी दास जी ने ली थी। और इससे ये भी पता चलता है कि बनारसी दास जी ने
कर्म का और बाहर के चारित्र का कितने प्रॉपर तरीके से इस गुणस्थान द्वार में सबका उल्लेख किया है। 22 अभक्ष के नाम बहुत कहीं कहीं मिलते हैं और यहाँ पर नाटक समयसार ग्रंथ में, जो कि अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें भी 22 अभक्ष के नाम की चर्चा यहाँ से ली थी। जैसे ही 5वें गुणस्थान की शुरुआत की थी, वहीं पर ही ये चर्चा ली थी उन्होंने, 22 अभक्ष की चर्चा। 22 एक और चीजें बताई थी, एक तो 22 अभक्ष की चर्चा आई है और 22 और क्या होते हैं आभा भाभी? आभा भाभी जिससे पूछे वही परिशह। तो अब ये बताइए कि 22 परिशह मुनिराज सहन करते हैं या 22 परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। हाँ, एक और प्रश्न आभा भाभी परिशह से ही रिलेटेड, एक जीव को मैक्सिमम कितने परिशह एक साथ हो सकते हैं आभा भाभी? नहीं मालूम। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बेला भाभी 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। हाँ हाँ, पुष्पा आंटी आने लगी है आवाज, आपको अब आ रही है? हाँ। देखिए 19 परिशह एक साथ हो सकते हैं, ये बात अपन ने गुणस्थान द्वार में पढ़ी थी। शीत उष्ण में से एक परिशह होगा और सोना उठना और बैठना तीनों में से एक परिशह होगा। तो इससे रिलेटेड जो होते हैं, तो इस तरह टोटल 19 परिशह एक जीव को एक साथ मैक्सिमम हो सकते हैं। मंगला जी आप बताइएगा कि 19 परिशह ही होते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं? चर्चा सिर्फ 19 की आती है। चलिए सुनीता आंटी बताइए। इससे कम भी हो सकते हैं, 19 से कम भी हो सकते हैं और 19 भी हो सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि चलिए बताती हूँ मैं। 22 परिशह की तो चर्चा आई है ग्रंथों में, पर इससे अधिक परिशह भी 7 परिशह और हो सकते हैं। हाँ, 7 परिशह और हो सकते हैं। अच्छा, कहीं पर नाम सुने क्या? मैंने नहीं सुने। कौन से 7 परिशह और हो सकते हैं? नहीं, इसमें लिखा है ना चारित्र मोह जनित 7 परिशह। नहीं, ये तो 22 परिशह को ही भेद करके, हाँ 22 परिशह से, किंतु ये बताए हैं उस समय के लिए, ठीक है। किंतु हमने जैसे चर्चा की थी ना कि अगर मोबाइल की रिंगटोन बज जाए, मोबाइल कोई पास में रख दे, तो परिशह है या नहीं? मतलब किसी भी तरह से जो ध्यान में बाधा डाले, उन सभी चीजों को परिशह कहते हैं। तो ये 22 की चर्चा ग्रंथों में आती है ना? इस तरह से बात है। चलिए अगला प्रश्न वापस से पूछती हूँ, मंगला जी से पूछते हैं। 5वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? चलिए बेला भाभी। हाँ बेला भाभी बोलिए आप। 8 वर्ष कर्म कम 1 पूर्व। 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व। हाँ, चलिए आरती जी, और कौन से गुणस्थान का भी उत्कृष्ट काल यह बताया गया है? एक तो 5वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल ये है और एक गुणस्थान का और उत्कृष्ट काल ये बताया है। अभी चतुर्थ गुणस्थान का? नहीं, गलत है सुशीला आंटी। 13वें गुणस्थान। 13वें गुणस्थान का और 5म गुणस्थान का दोनों का उत्कृष्ट काल एक जैसा बताया है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु इतनी ही हो सकती है। इसलिए ये दोनों गुणस्थान, 13वें गुणस्थान भी मनुष्य गति का ही जीव 13वें गुणस्थान में जाएगा, 5म गुणस्थान भी मनुष्य गति का जीव ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इन दोनों का एक ही उत्कृष्ट काल बताया है। सुनीता आंटी, गुणस्थान में भी इतना लंबा रह सकता है? हाँ 13वें गुणस्थान में भी इतना लंबे समय तक रह सकता है? हाँ, ये तो अपन पढ़ते हैं ना, अभी सीमंदर स्वामी है ना, 1 कोटि पूर्व की आयु है ना सीमंदर भगवान की,
13वें गुण स्थान में इतने, क्योंकि 8 वर्ष से पहले किसी को केवल ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व इसका समय दिया है उत्कृष्ट काल, है ना। चलिए अगला प्रश्न किससे पूछना था? सुनीता आंटी। प्रमत्त का मतलब क्या है? क्या मुनिराज प्रमादी होते हैं? नहीं, स्वरूप में आप सावधानी, मतलब आत्मा के स्वरूप में सावधानी है ना, तो उसका नाम प्रमत है। हाँ। प्रमादी नहीं होते वो। तो क्या स्वाध्याय करना ये भी प्रमाद है? धर्म का उपदेश, स्वाध्याय करना प्रमाद है? प्रमाद है, स्वरूप में स्थिर नहीं है ना उस समय। हाँ, सोच लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, है ना। जब तक आत्म स्वरूप में स्थिरता के अलावा जितना भी शुभ भाव है वो सब प्रमाद की कैटेगरी में आता है ना। स्वाध्याय करना, उपदेश देना, ग्रंथ लिखना, ये सब प्रमाद की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे छोटे मोटे व्रत उपवास की क्या महिमा बीना आंटी? हम सोचे हम थोड़े से व्रत कर लें कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो अभी मंजिल बहुत दूर है। हमें तो अप्रमत्त दशा को प्राप्त करना है ना। चलिए आगे बीना आंटी बताइएगा, 12वें गुण स्थान का पूरा नाम क्या है? उपशांत, उपशांत मुकशाय। इसके आगे वाला उपशांत से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। उपशांत, क्षीण मोह कषाय। हाँ, ये आधा नाम हुआ, पूरा नाम आभा भाभी 12वें गुण स्थान का पूरा नाम बताइए आभा भाभी। आभा भाभी आवाज आ रही है? चलिए पुष्पा आंटी बताइए। आधा नाम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही उत्तर दिया है। क्षीण मोह वीतराग छदमस्त इस पूरे गुण स्थान का नाम है। उपशांत नहीं, शायद आपने उपशांत बोला था, उपशांत 11वें का नाम है। 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह वीतराग छदमस्त गुण स्थान। छदमस्त का क्या अर्थ है मम्मी? बस 2-3 प्रश्न ही हैं और बता रहे मम्मी छदमस्त का क्या अर्थ है? चलिए मंगला जी आप बताइए। आवरण सहित। हाँ, आवरण सहित। आवरण सहित। और बेला भाभी छदमस्त का क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञान तो है पर सर्वज्ञता नहीं है। और अच्छा उत्तर आरती जी। स्वरूप में पूर्ण स्थिरता है। नहीं, सुशीला तराग आंटी। से कर्मों की सत्ता। कुछ हाँ, ये आभा भाभी का थोड़ा ठीक है। अल्पज्ञ ज्ञान को या क्षयोपशमिक ज्ञान को छदमस्त दशा कहते हैं। इसलिए कितने गुणस्थान छदमस्त गुणस्थान कहे जाएंगे सुनीता आंटी? 12वें तक, 1 से लेके 12वें गुणस्थान तक के जीवों को छदमस्त जीव कहा जाता है। कहीं और भी आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी इसकी। चलिए बीना आंटी एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, हमें कौन सा गुणस्थान प्राप्त करना है? हमें गुण स्थान तो चौथा प्राप्त कर, चौथा तक तो जाना ही चाहिए। हाँ, गुणस्थानातीत हमें होना है। गुणस्थान की चर्चा पढ़नी है, किंतु गुणस्थानातीत होने का अपना ध्येय रखना है। चर्चा तो करनी है किंतु चर्चा में अटकना नहीं है ना। ठीक है। और गुणस्थान की चर्चा करने से गुणस्थानों में आगे नहीं बढ़ेंगे। चौथा गुणस्थान प्राप्त करना है पुष्पा आंटी, इसलिए ध्यान लगाएं, मुझे चौथा गुणस्थान प्राप्त हो जाए, मुझे चौथा गुणस्थान प्राप्त हो जाए, तो होने वाला नहीं है। कैसे होगा पुष्पा आंटी? किसका ध्यान करेंगे तो चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा?
अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, अपने स्वरूप में स्थिरता करेंगे तो गुण स्थानों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आभा भाभी एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। जो एकाकी विचरण करते हैं उन साधु को क्या कहते हैं? 2 प्रकार के साधु बताए थे छठे गुण स्थान के, तो जो एकाकी विचरण करते हैं उन साधुओं को क्या कहते हैं? आभा भाभी म्यूट करिए। द्रवलिंगी नहीं। हाँ, आरती जी बताइए। जिन कल्पी मुनि उन्हें कहते हैं। छठे गुण स्थान में 2 तरह के मुनिराज की बात आई थी, स्थिवर कल्पी और जिन कल्पी। तो जो एकाकी विचरण करते हैं उन्हें जिन कल्पी मुनिराज कहते हैं। इस तरह से ये अपना टेस्ट का कार्यक्रम समाप्त होता है। एक बार सब लोगों के लिए जोर से तालियां, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैं सोच रही थी कि वापस पढ़ाना पड़ेगा गुणस्थान अधिकार, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत है, मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत है, किंतु सब लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, अच्छा लगा देख के। 3 प्रश्न और एक बार यहाँ से अपन ले लेते हैं और कल से अगला जो अंतिम प्रशस्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथ समाप्ति और अंतिम प्रशस्ति जो कि बनारसी दास जी ने लिखी है और हमारा ग्रंथ ये पूर्णता को प्राप्त होगा। तो 3 प्रश्न के उत्तर ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। 14 गुण स्थानों के नाम बताइए। पुष्पा आंटी। मिथ्यात्व, हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, सम्यक्त विरत, नहीं अविरत सम्यक्त, अविरत सम्यक, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, नहीं एक छूट गया। चलिए 5वें से आभा भाभी आप बताइए। हाँ चलिए 5वें से, हाँ ठीक है 5वां देश विरत। छठे से आभा भाभी, छठे से बताइए आगे आप, छठे गुण स्थान से आगे के नाम। मंगला जी आप बताइए छठे गुण स्थान से आगे के नाम। अच्छा नहीं है। आरती जी आप बताइए। देशव्रत गुण स्थान, प्रमत्त मुनि गुण स्थान, अप्रमत्त मुनि गुण स्थान, अपूर्व करण गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान और सूक्ष्म लोभ गुण स्थान, और उपशांत मोह गुण स्थान, क्षीण मोह गुण स्थान, सहयोगी जिन गुण स्थान और अयोगी जिन गुण स्थान। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। देखो इन्होंने जो सबसे अच्छा बोला ना, मुझे क्यों अच्छा लगा, आरती जी ने बोला, इन्होंने 10वें गुणस्थान का नाम बोला सूक्ष्म लोभ गुणस्थान। गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। अब आरती जी को कितना पाप लग जाएगा कि उन्होंने सांप्राय की जगह लोभ बोल दिया। 0% पाप लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि नाम याद करने से पाप पुण्य का संबंध नहीं है। इन्होंने उसका अर्थ समझा कि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय और सूक्ष्म लोभ का बंद होता है ना? तो इसलिए इनको जो, मुझे बस एग्जैक्टली ऐसे ही सुनने वाले चाहिए कि जो शब्दों को नहीं पकड़े उसके भाव को पकड़े। तो आरती जी ने भाव पकड़ा कि 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म लोभ गुणस्थान है ना? इसलिए अभी आपने पढ़ाया इतना अच्छे से है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मजा आ गया। सुनने की बात है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जिस तरह से कि हमको सिर्फ भावों को पकड़ना है। गुणस्थान में किसी के काल कम याद रह गया, ज्यादा याद रह गया, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना? एक बार 11 प्रतिमा के नाम और बता दीजिए और उसके बाद ये बस क्लास खत्म हो जाएगी। बीना आंटी 11 प्रतिमा के नाम बताएंगे। चलिए सुनीता आंटी आप बताइए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोष्ठोपवास प्रतिमा और फिर 5वीं सचित प्रतिमा, 6ठी है रात्रि भोजन या दीवा मैथुन प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह
परिग्रह परमान त्याग प्रतिमा, फिर अनुमति त्याग प्रतिमा और फिर उदिष्ट भोजन त्याग। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह 3-3 और बाद में 2-2 के जोड़े से याद भी करेंगे तो ये प्रतिमाएं अच्छे से याद हो जाएंगी। अभी समय हो गया है, कल की क्लास करेंगे। जिनवाणी स्तुति एक बार बोल। एक ताली हम पूजा भाभी के लिए बता रहे हैं, मैंने इतना अच्छा बताया, हमको सभी हम सब एक एक नहीं, समझने से समझ में समझ आता है। में आया है।